Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binte Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binte Ali. In this video, we will learn about chapter number 4, cells and tissues from ninth class in textbook. Okay, this chapter is all about cell, tissues, organ system, different kinds of cells, different kinds of tissues. So let's start the lecture. And the first topic is microscope and emergence of cell theory. हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप और सेल थ्योरी किस तरह से जो है वो बनी, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो इस पर रिसर्च कर रखी है सेल पर, और फिर डिफरेंट जो है वो मतलब पॉइंट्स देकर एक थ्योरी बनाई गई है जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं. Zacharias Janssen is generally believed to be the first investigator to invent the compound microscope in the 1590. It was simply a tube with lenses at each end, and its magnification ranged from 3x to 9x. तो ये जैकरिया जॉनसन जो है वो साइंटिस्ट हैं. तो जैकरिया जॉनसन ने जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी वो सिंपल थी, बहुत ज़्यादा सिंपल, कि उसके पास जो है वो एक ट्यूब थी जिसके दोनों साइड पर जो है वो लेंसेज लगे हुए थे, और मैग्निफिकेशन पावर जो था उसका वो 3x से 9x था. इसका मतलब ये है कि 3 गुना एक्चुअल इमेज को जो है वो बड़ा करके दिखाने वाला, या फिर 9 गुना ज़्यादा जो है वो उसको मैग्नीफाई करने वाला. तो वैसे भी हमें पता है माइक्रोस्कोप का जो काम होता है वो यही होता है, एक्चुअल जो इमेज होती है उसकी साइज जो है वो इंक्रीज करके दिखाए ताकि हम जो है वो माइक्रो चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकें. Robert Hooke had improved his version of the compound microscope to observe organism. और सेकंड साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने जो है वो इसी ही माइक्रोस्कोप को, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक छोटी सी ट्यूब थी जिसके दोनों साइड पर लेंसेज लगे हुए थे, रॉबर्ट हुक ने उसको और ज़्यादा बेटर किया और उस पर जो है वो रिसर्च करना स्टार्ट कर दी. Microscopes are instruments designed to produce magnified visual or graphic images to objects too small to be seen with the naked eye. तो माइक्रोस्कोप का अभी जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से जो इमेज होती है, माइक्रो इमेज जो बिल्कुल छोटी होती है कि हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, उन छोटी चीज़ों को जो है वो ये उनकी इमेज को बड़ा करके जो है वो दिखा रही होती है. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. There are two parameters especially important in microscopy: magnification and resolution. तो माइक्रोस्कोप के दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है मैग्निफिकेशन और दूसरा है रेजोल्यूशन. अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्कोप थी जॉनसन के पास, वो 3x टू 9x जो है वो इमेज को इंक्रीज कर रही थी, मैग्नीफाई कर रही थी. तो अब ये मैग्निफिकेशन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आ रहा है कि मैग्निफिकेशन खुद क्या चीज़ है. Magnification, the enlargement of an image is called magnification. तो मैग्निफिकेशन क्या है? जो इमेज होती है उसको बड़ा कर देने को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ये मैं एक डॉट जो है वो एड कर रही हूँ. इसी वाले डॉट को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसकी साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी देन द नॉर्मल, लाइक दिस. अब देखो, बिफोर माइक्रोस्कोप अगर उसकी साइज ये है तो आफ्टर माइक्रोस्कोप उसकी साइज जो है वो इस तरह से कुछ दिखेगी कि वो जो है वो मतलब हमें थोड़ा बड़ा नजर आ जाएगा. और फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इंक्रीज होती गई, यानी कि और ज्यादा इम्प्रूव होती गई,
तो जो माइक्रो चीज़ें थी उनकी साइज डे बाय डे और ज़्यादा एनलार्ज और बिल्कुल क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो गई थी। तो फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि मैग्निफिकेशन एनलार्जमेंट होता है इमेजेस का। By the combining a number of lenses in the correct manner, a microscope can be produced that will yield very high magnification values. तो अगर लेंसेज को सही तरह से लगाया जाए, जैसे कि अभी हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में होती है, बिल्कुल उसके भी लेंसेज आप लोग देखो एक अच्छे तरीके से अरेंज किए गए हैं कि हम जो है वो किसी भी माइक्रो चीज को आसानी से अपने लैब में जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन को अगर देखा जाए, मैग्निफिकेशन की फर्स्ट पॉइंट ये थी कि ये जो है वो एनलार्जमेंट होती है इमेजेस की, यानी कि चीज़ों जो भी आप माइक्रोस्कोपिक थिंग्स उस स्टेज पर प्लेस कर रहे हो ताकि उसको ऑब्जर्व कर सको, तो मैग्निफिकेशन का काम है उस इमेज को इंक्रीज कर देना। पहले उसकी साइज ये थी, फिर बेटर माइक्रोस्कोप से ये हो गई और बेटर से और भी जो है वो बड़ी हो गई, तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसकी मदद से की जाती है? लेंसेज की मदद से मैग्निफिकेशन की जाती है। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन जो है वो एनलार्जमेंट होती है इमेजेस की, जो कि लेंसेज की मदद से की जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है रेजोल्यूशन क्या है? The resolution of a microscope is defined as the smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished as two separate objects. It helps to measure clarity of objects. तो रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई चीज मैग्नीफाई करने के बाद हमें ये क्लियर नहीं हो पा रही कि वो एक चीज है या दो चीजें हैं, तो हम जो है वो रेजोल्यूशन की मदद से उनको डिस्टिंग कर सकते हैं कि ये जो है वो दो चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इधर मैंने दो जो है वो डॉट एड कर दिए हैं, अब इधर तो क्लियर नहीं हो रहा कि दो है। फिर माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीफाई हो गया है कि कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह से बना हुआ। मैग्निफिकेशन सिर्फ उस स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा है, मगर रेजोल्यूशन हमें क्लियरली बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, कोई दो स्ट्रक्चर साथ एक साथ इस तरह का कोई एट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, बल्कि दो डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग जो है वो इन दो चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, एक मैग्निफिकेशन को, दूसरा रेजोल्यूशन को। इनकी मदद से जो है वो एक इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये सारा जो है वो हमें इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो है वो माइक्रोस्कोप में क्लियर हो जाते हैं कि सेल में पहले जो है वो मतलब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, फिर डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेल्स भी डिस्कवर हुए, तो ये फर्स्ट मैग्नीफाई हुए थे और फिर डिस्टिंक्ट कैसे हो गए कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी बॉडी में डिफरेंस है। दोनों की अपीयरेंस मैग्निफिकेशन में तो यही नजर आ रही है कि एक ही तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, मगर रेजोल्यूशन ने क्या क्लियर कर दिया कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये दो पॉइंट हैं जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, इम्पोर्टेंट कहलाए जाते हैं, जिनकी वजह से माइक्रोस्कोप का काम होता है। Both magnification and resolution are very important if you want a clear picture of something less than zero point 0.1. For example, if a microscope has high magnification but low resolution, all you will get is a bigger version of a blurry image. तो अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दो इम्पोर्टेंट हैं माइक्रोस्कोप को पिक्चर को क्लियर करने के लिए। अगर किसी माइक्रोस्कोप में सिर्फ मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपने ही जो है वो मोबाइल का। मोबाइल में हमारा रेजोल्यूशन पावर एक हद तक होता है और एक हद तक जो है वो हमारा मैग्निफिकेशन पावर होता है।
जैसे कि हम करते हैं जूम, किसी भी पिक्चर को जूम करते हैं तो वो एक हद तक जो है वो जूम हो रही होती है। जब तक वो जूम हो रही है तो वो एनलार्ज हो रही है, वो उसका एनलार्ज होना मैग्निफिकेशन कहलाया जाएगा। बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी, यानी कि अब उसका मैग्नीफाइंग पावर तो है मगर उसका रेजोल्यूशन पावर आगे नहीं है कि उसको क्लियर कर सके। तो वो पिक्चर किस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द ब्लर। पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो ब्लर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का काम है इमेज को इंक्रीज करना, जबकि रेजोल्यूशन का काम है उस इमेज जो कि जूम पिक्चर है, जूम इन पिक्चर है, वो जो है वो क्लियर नजर आएगी, तो वो रेजोल्यूशन का काम है। तो जब तक ये दोनों जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे माइक्रोस्कोप में, तब तक माइक्रोस्कोप एक क्लियर इमेज नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। There are two microscopes are used in microscopy: light microscope and electron microscope. Number one, light microscope. In a light microscope, visible light passes through the specimen, the biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through a microscope is called micrograph. अब माइक्रोस्कोप जो कि लाइट माइक्रोस्कोप है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है वो होता है विजिबल लाइट, यानी कि आपको रोशनी देने की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप जो है वो टॉर्च यूज करें, ठीक है। जैसे इस वाले माइक्रोस्कोप में आप देखें, लोगन सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसमें देखें यहाँ पर है मिरर। मिरर है, इट मीन्स के यहाँ पर जो लाइट का सोर्स होगा वो होगा सनलाइट। सनलाइट मिरर पर पड़ेगी तो ये यहाँ पर स्टेज पर जो है वो एक लाइट का जो है वो सोर्स बन जाएगी, और फिर यहाँ से लेंस की मदद से हम इधर पड़े हुए स्पेसिमेन को आराम से देख सकते हैं कि वो क्लियर नजर आए। जबकि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इन दोनों में इधर भी जो है वो मिरर ही यूज किया हुआ है, ठीक है। टॉर्च भी यूज कर सकते हैं, इधर लाइट लगी हुई है इस वाले पोर्शन पे, अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन जो है वो लाइट को शो कर रहा है कि लाइट का बल्ब जो है वो यूज किया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर टाइप्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के, डे बाय डे और ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, जिनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हमेशा विजिबल लाइट ही रहेगी। इसी वजह से हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप से निकाली गई तस्वीर को माइक्रोग्राफ कहा जाता है। The magnification of a light microscope is formed by using a mixture of the powers of the eyepiece and the objective lenses. अब मैग्निफिकेशन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही कहा था कि लेंसेज की मदद से होती है, मगर कौन से, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इधर हम जो वो देख लेते हैं आईपीस और ऑब्जेक्टिव कौन से लेंसेज होते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आई पीस, यहाँ पर ये आई पीस कहलाया जाएगा, इधर ये वाला पोर्शन आई पीस कहलाया जाएगा। इनको हम आई पीस कहते हैं, जबकि इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो इन दोनों की मदद से मैग्निफिकेशन जो है वो माइक्रोस्कोप का बनता है। In order to ascertain the total magnification when viewing an image with a compound light microscope, take the power of the objective lenses, which is 8, 4x, 10x, 40x, and multiply it by the power of the eyepiece, which is typically 10x. Therefore, a 10x eyepiece used with a 10x objective lenses will produce a magnification of 100x. This means that the object can be magnified 40x, 100x and 400x. तो हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ है कि
अगर हमें मैग्निफिकेशन का नहीं पता, यानी कि हमें जो है वो नहीं पता कि लाइट माइक्रोस्कोप कितना मैग्निफिकेशन हमें देगी, तो हम किस तरह से मेजर करेंगे? हम ऑब्जेक्टिव का पावर और उसके अलावा जो है वो आई पीस का पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव का पावर जो है वो 10x 4x 40x होता है, जबकि आई पीस टिपिकली 10x होता है। यानी कि आप 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट मीन्स कि आपकी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 40 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 40। और अगर माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो आप 10x वाला यूज कर रहे हो और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इट मीन्स के आई पीस और ऑब्जेक्टिव का जो पावर बन रहा है वो हो रहा है 100x। और अगर आप लोग जो है वो 40 का ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हो और आई पीस आपका 10x का है, तो जब आप 40 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 400x का मैक्सिमम आप लोगों को मैग्निफिकेशन मिलेगा एक लाइट माइक्रोस्कोप में। ये माइक्रोग्राफ है जो कि जो है वो लिए गए हैं एक माइक्रोस्कोप से। फर्स्ट पिक्चर जो है वो ऑनियन के सेल की है, यानी कि ऑनियन के सेल जो है वो दिखाए गए हैं, जबकि सेकंड पिक्चर आप लोगों ने जो देखी हुई है वो है एमेबा की, जो कि यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेकंड माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप differ from light microscopes that they produce an image of a specimen by using a beam of electrons rather than a beam of light। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस वजह से कहते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ जो है वो इल्यूमिनेशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं। Electrons have a much shorter wavelength than visible light। और electrons की जो wavelength power होती है वो visible light से भी कम होती है, and this allows electron microscopes to produce higher resolution image than standard light microscope। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से हमें और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज जो है वो मिलती है। Electron microscope can be used to examine not just whole cell but also the subcellular structures and compartments within them। अब जैसे कि अगर हम देखें, क्योंकि ये पिक्चर लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है, दोनों पिक्चर्स आप लोगों को सिर्फ सेल ही नजर आ रहे हैं, जैसे कि इधर एमेबा है, इधर जो ऑनियन के सेल हैं। मगर अगर यही पिक्चर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से लिए जाते तो हमें इनके ऑर्गेनेल भी नजर आते, या फिर जो इनके कंपार्टमेंट्स बने हुए वो भी नजर आते, तो क्लियरली एक इमेज बन जाता। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को भी ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। और ये सामने पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसकी इमेज इस स्क्रीन पर क्रिएट होती है, जबकि यहाँ पर आप लोग जो है वो देख रहे होते हो कि स्टेज पे रखी हुई जो चीज होती है उसकी इमेज आप लोगों के इस आई पीस पर क्रिएट होती है, जो कि आप अपनी आई की मदद से देखोगे। और इधर इस स्क्रीन पर जो है वो पिक्चर नजर आ जाएगी क्लियरली। A light cell cannot be imagined by electron microscope। अब ये इसमें एक बुराई है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की में अंदर अगर हम देखें तो हम कोई लिविंग सेल जो है वो नहीं देख सकते, जो है वो लिविंग जो सेल होता है उसको नहीं देखा जा सकता। ओके, अब कंपैरिजन की गई है दोनों जो है वो माइक्रोस्कोप की। सैल्मोनेला बैक्टीरिया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, इस तरफ जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है ये माइक्रोग्राफ है जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से लिया गया है, लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। जबकि ये जो सेकंड पिक्चर है ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की,
तो इधर आप लोग देखें, आप लोगों को क्लियरली चीज नजर आ रही है, जबकि इस तरह की इमेजेस जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि इनको माइक्रोग्राफ कहते हैं, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जाती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर इमेज देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Electron microscope has a resolution as small as 0.2 nanometer and magnification up to 250,000 times। यानी कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.2 नैनोमीटर की हद तक जो है वो होता है, और मैग्निफिकेशन पावर इसका होता है 250,000 का। There are two major types of electron microscope। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। In scanning electron microscopy, a beam of electron moves back and forth across the surface of a cell or tissue, creating a detailed image of the 3D surface। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ही जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की में इलेक्ट्रॉन के बीम जो होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो भी स्पेसिमेन हम लोगों ने रखा हुआ है, सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, या कुछ भी जो है वो मतलब हो सकता है, उसके बैक और फोर्थ, यानी कि आप लोगों ने ये कोई भी चीज रखी हुई है, इसके अराउंड हम बैक और फोर्थ उस चीज को जो है वो करते जाएंगे, जिससे जो है वो एक क्लियर इमेज निकलेगी, वो भी 3D इमेज। और 3D इमेज हम कहते हैं यानी कि हर एक एंगल से हमें वो क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है। In transmission electron microscopy, in contrast, the sample is cut into extremely thin slice before imaging, and the electron beam passes through the slice rather than skimming over its surface। TEM यानी कि transmission electron microscopy is often used to obtain detailed images of the internal structure of the cell। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज में फ़र्क ये होता है कि ये 3D इमेज देगी, आप लोगों को जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देनी पड़ती है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पहले आपने उस सेल के थिन स्लाइस, जो भी आपका जो है वो स्पेसिमेन है, उसके बिल्कुल स्मॉल स्लाइसेस जो है वो कट करने हैं, फिर उनको जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास करवाने हैं, यानी कि फोर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है वो यूज नहीं करनी। तो इस तरह से जो है वो हमें एक इमेज जो है वो नजर आ जाती है। ठीक है, ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये पिक्चर, जबकि ये वाली पिक्चर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो दोनों में जो है वो अपीयरेंस का भी जो है वो डिफरेंस है, और थोड़ा फंक्शन में भी जो है वो चेंज आ गया। स्क्रीन इधर भी होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। ओके, तो यहाँ पर जो है ये हिस्ट्री दी हुई है, सेल थ्योरी कैसे बनी। 1665 cell was first observed by Robert Hooke। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है वो ज़ेकरिया जॉनसन की जो माइक्रोस्कोप थी उसको बेटर बनाया था रॉबर्ट हुक ने। एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ honeycomb like structure in a cork slice using a primitive compound microscope। He only saw cell wall as this was dead tissue। He coined them the term cell for these individual compartments he saw। तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेट जो है वो कॉर्क था उसका छोटा सा स्लाइस लिया था और अपनी माइक्रोस्कोप पर रखा था, और जो उसने चीज देखी थी वो था हनी कॉम की तरह जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ था।
क्योंकि जो सेल था वो डेड था, डेड टिश्यूज थे प्लांट के। तो इसने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल देखी थी, यानी कि आउटर बाउंड्री देखी थी, जो कि हनी कॉम का स्ट्रक्चर जो है वो बना रही थी। और फिर उसने जो है वो उसको टर्म दी थी सेल। 1670, first living cells were seen by Antoine van Leeuwenhoek, a Dutch biologist from Pornwater with a microscope। तो एंटोने वैन ल्यूवेनहोक, ऊपर इसकी जो है वो पिक्चर भी थी। ये है जो है वो ल्यूवेनहोक। तो ल्यूवेनहोक ने जो है वो लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो सेल था वो किसने ऑब्जर्व किया, तो हम रॉबर्ट हुक को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सेल इसने देखा था माइक्रोस्कोप में। मगर जब लिविंग सेल की बात आती है तो ल्यूवेन हुक जो है वो पहला साइंटिस्ट है जिसने जो है वो लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। 1683, miniature animals। Antony van Leeuwenhoek made several more discoveries on a microscopic level, eventually publishing a letter to the Royal Society in which he included detailed drawings of what he saw. Among these was the first protozoa and bacteria discovered। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप की दुनिया में और ज़्यादा जो है वो डिफरेंट एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को जो है वो देखा, जिसमें इसने जो है वो डिफरेंट चीज़ों के ड्राइंग्स भी बनाए और एक जो है वो लेटर लिखा था रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस को कि उसने क्या देखा माइक्रोस्कोप में। ये उसका टाइटल था लेटर का। तो इस वजह से एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक को फादर भी कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। 1833, the center of the cell was seen by Robert Brown, an English botanist, discovered the nucleus in plant cell। तो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो मतलब एक नई चीज देखी थी सेल के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन उस साइंटिस्ट का नाम था, और जो चीज उसने देखी थी वो था सेंटर, मेन जो है वो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो सेल का, सेंटर ऑफ द सेल, जिसको इसने कहा ये है न्यूक्लियस। और इसने कौन से सेल में देखा था? प्लांट सेल में, क्योंकि ये बॉटनिस्ट था। तो ये जो है वो न्यू डिस्कवरी हुई थी माइक्रोस्कोप की दुनिया में। 1839, cell theory, Theodor Schwann, a German botanist, reached the conclusion that not only plants but animal tissues as well as composed of cells। तो जर्मन बॉटनिस्ट था, और इसने जो है वो कहा था कि ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल के टिश्यूज भी सेल के बने हुए हैं। और ये जो है वो मतलब अब सेल थ्योरी यहाँ से जो है वो बनना स्टार्ट हुई है। तो सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट दिया था वो था थियोडोर शॉन। इस साइंटिस्ट ने जो है वो ये बात कही थी कि ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल के टिश्यूज भी सेल के ही बने हुए हैं। 1839, this ended debates that plants and animals were fundamentally different in structure। He also pulled together and organized previous statements on cells into one theory which states। अब देखो 1839 में बहुत ज़्यादा जो डिबेट्स थी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, वो ये था कि जो प्लांट्स और एनिमल का स्ट्रक्चर है वो जो है वो डिफरेंट होता है। और इसके अलावा फिर जो है वो मतलब स्टेटमेंट को देखकर जो है वो साइंटिस्ट ने दो पॉइंट्स दिए थे सेल थ्योरी के। उनमें से पहला पॉइंट था सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या है? खुद भी ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि लिविंग बीइंग है।
और सारे लिविंग बींग, सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। सेकंड पॉइंट था, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल, यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जो भी मतलब बेसिक एक हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो मेन स्ट्रक्चर है, बेस बनाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो मल्टी सेल्युलर हो, मगर सेल जो है वो उनका बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, या फिर हम ये कहें कि स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट कहलाया जाता है। 1840, where does life come from? Albrecht von Rohrleicher discovered that sperm and eggs are also cells. तो 1840 में अल्ब्रेक्ट वॉन लाइकर ने, साइंटिस्ट का नाम है ये, इसने कहा था कि स्पर्म और एग ये दोनों ही सेल हैं, यानी कि लाइफ इमर्ज होती है सेल के लेवल पर। तो ये जो है वो मतलब क्वेश्चन था कि लाइफ कहाँ से आती है, तो इसने ये जवाब दिया था स्पर्म भी सेल है, एग भी सेल है। 1845, कार्ल हेनरिक ब्राउन reworked the cell theory, calling cells the basic unit of life। तो 1845 में कार्ल साइंटिस्ट था और इसने जो है वो ये कहा था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। 1855, third part to the cell theory aided by Rodolph Virchow, a German physiologist, physician, pathologist, aided that cell is not de novo structure. This translates mean that all cells develop from only from existing cell। तो रॉडल्फ वर्को साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो ये कहा था कि सेल डी नोवो नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि उन सेल में से पैदा होता है जो कि पहले से सेल है। एक सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल में डेवलप हो जाएगा। तो रॉडल्फ वर्को ने ये बात कही थी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1862, Louis Pasteur was a French biologist, microbiologist, and chemist, provided the experimental proof of this idea। और फिर इसी ही चीज पर, यानी कि ये जो रॉडल्फ वर्को ने बात कही थी कि सेल कोई डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल में से अराइज होता है, तो ये लुइस पास्चर जो है वो साइंटिस्ट था, पास्चर, जो कि इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिया था कि हाँ सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल में से ही बनते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट्स माइक्रोस्कोप। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा था, रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर इन अ कॉर्क स्लाइस यूजिंग अ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये इसकी लाइट माइक्रोस्कोप थी जो कि प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाई जाती है, जिसमें हमने कहा था सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जस्ट एक ट्यूब है और जिसके दोनों साइड पर जो है वो लेंसेज लगे हुए होंगे, उनको इसने जो है वो थोड़ा और बेटर किया हुआ है। तो ये जो है वो मतलब रॉबर्ट की माइक्रोस्कोप थी जिसमें उसने कॉर्क के छोटे छोटे स्लाइस करके इसी के स्टेज पर रखे थे ताकि उसको ऑब्जर्व कर सके। और क्या स्ट्रक्चर नजर आया था, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जिसको उसने नाम दिया था सेल। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी का। One of the most important concepts in biology is that a cell is a basic structural and functional unit of living organism. This is known as a cell theory and was proposed jointly by two scientists in 1839, Belgian botanist Carl Sheldon and the German zoologist Carl Schwann. In 1855, Rodolph Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory that all living cells arise from pre-existing। तो
ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। लास्ट थर्ड पॉइंट जो है वो मतलब रॉडल्फ बिरको ने दिया था। द postulates of cell theory are: number one, all living organisms are made up of one or more cells. तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। नंबर टू, द सेल is the fundamental unit of structure and function in all living organism। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेल है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट है यानी कि बेस बनाता है, बुनियाद बनाता है किसकी? स्ट्रक्चर की। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ है, उनकी बुनियाद सेल से बनी हुई है और उनका फंक्शन भी सेलुलर लेवल पर परफॉर्म होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बात कही थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए। सेकेंड पॉइंट में हम ये बात क्लियर कर रहे हैं कि सेल फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नंबर थ्री, the new cell is derived from pre-existing cell dividing into two by cell division। तीसरा पॉइंट ये है कि जब एक सेल में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है यानी कि पहले से मौजूद सेल है, ऐसा नहीं है कि कोई नॉन लिविंग चीज है बल्कि वो एक लिविंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग यानी कि एग्जिस्ट करता है, पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जब वो डिवाइड होता है तब जाकर हम लोग ये चीज देखते हैं कि एक नया सेल बनता है या फिर हम ये कहें कि दो नए सेल बनते हैं उस एक सिंगल सेल में से। Point number four, the cell contains the hereditary material which is passed from generation to generation। तो सेल के पास एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये 4 पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के जो कि इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिए थे। मैथियास जैकब शेल्डन ये साइंटिस्ट था, थियोडोर शॉन एंड रॉडल्फ वर्को ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिविजुअली काम किया था और एक थ्योरी दी थी जिसको हम जो है वो सेल थ्योरी कहते हैं। सब सेल्यूलर और असेल्यूलर पार्टिकल्स। According to the first principle of the cell theory, all organisms are composed of one or more cells। ठीक है, ये पहला पॉइंट था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में वो एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। Viruses, prions and viroids are not composed of cells, rather they are subcellular or acellular particles but do not run any metabolic activity inside them। तो वायरसेस, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स ये किसी भी सेल से बने हुए स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनको या तो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर कहा जाता है या तो असेल्यूलर कहा जाता है। और इनको सब सेल्यूलर या असेल्यूलर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, खुद ही जो है वो अपनी एक्टिविटीज को किसी होस्ट की मदद से कंप्लीट करते हैं। As they show some characteristics of living organism, that is they can increase in number and can transmit their characteristics to the next generation। मगर वायरसेस, प्रियॉन्स, वायरोइड्स ये ऐसे हैं जिनके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट भी हो रहे हैं। Cell are
the basic units of organism and all tissues and organs are composed of cell. तो ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि सेल बेसिक यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनके टिश्यूज, उनके ऑर्गन्स, हर चीज जो है वो सेल से बनी हुई है. There are different types of cells. Cells can either be prokaryotic or eukaryotic. Prokaryotic and eukaryotic cells have a proper nucleus and membrane bounded organelles. This is the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell कि eukaryotic cell के पास एक proper nucleus होता है और membrane bounded organelles भी होते हैं. Plants and animal cells are eukaryotes and plant cells are generally a cubical shape while animal cells are usually spherical. तो जनरली अगर हम बात करें तो प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है, फिर उनकी शेप बनाई हुई है. जनरल शेप की बात हो रही है, याद रखिएगा कि प्लांट के सेल जनरली उनकी जो शेप होती है वो क्यूबिकल होती है, क्यूब शेप में होती है, जबकि एनिमल्स के सेल जो है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं. Plant cells and animal cells have evolved different organelles to perform specific function. और प्लांट और एनिमल सेल के पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो कि उनका अपना अपना काम जो है वो सरअंजाम देते हैं. The activity of an organism depends on the total activity of independent cells. Energy flow occurs in cells through the breakdown of the carbohydrate by respiration. तो यहाँ पर देखो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती हैं. इधर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन किया जाता है एक प्रोसेस की मदद से जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन. Cells contain the information necessary for the cell creation of new cell. तो सेल के पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जो है वो अपने नए सेल को क्रिएट कर सके. This information is known as hereditary information and is contained within DNA. The contents of cells from similar species are basically the same. तो hereditary material या information जो होती है ये एक ऐसी information होती है जो कि DNA के अंदर होती है और ये हर एक species की जो है वो सेम तरह की information. DNA, the hereditary material or information of cells, is passed from parent cell to daughter cells during cell division. Cell division के दौरान जो है वो information transmit होती है parents to daughter cell की तरफ. Cells are the smallest form of life. छोटे से छोटे जो फॉर्म होती है लाइफ की उसको हम सेल कहते हैं. द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स a cell. Your body contains several billion cells organized into over 200 major types with hundreds of the cell specific functions. तो यहाँ पर जो है वो मतलब वेरिएशन को शो किया हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो उसमें सेवरल बिलियन सेल्स होते हैं और 200 तक उनके टाइप्स होते हैं जो कि डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर. Some functions performed by cells are so vital to the existence of life that all cells perform them. काफी ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि मेन फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म करते हैं ताकि सरवाइव कर सकें, जिंदा रह सकें. फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें जो है वो मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि एनर्जी बनाई जा सके रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए. अदर्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस हाईली स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि सब में नहीं होती, सिर्फ उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. Comparison between prokaryotes and eukaryotes organisms whose cells have a membrane-bounded nucleus are called eukaryotes. From the Greek word "eu" means well or truly, and "karyon" means kernel or nucleus.
Organisms whose cells do not have a membrane bounded nucleus are called prokaryotes. Pro means before. तो हमारे पास ये दो तरह के मेन सेल हैं प्रोकैरियोट. प्रो मींस बिफोर. कैरियोन, कैरियोट्स, कैरियोन कर्नल में से निकला हुआ है जिसका मतलब है न्यूक्लियस. अब बिफोर न्यूक्लियस इट मींस के प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास जो है वो कोई एक्चुअल ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं होगा, जबकि यू, मॉडर्न, ट्रू, वेल, क्लियर, ट्रूली, कैरियोन, न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल हैं यूकैरियोटिक सेल जिनमें एक क्लियर विजिबल न्यूक्लियस हो, तो उन सेल को हम यूकैरियोट्स कहते हैं. इधर हमारे पास जो दो पिक्चर बनी हुई है दोनों ही बैक्टीरियल सेल की है. इस वाले सेल को इधर क्लियरली शो किया हुआ है. अब बैक्टीरिया का सेल आप लोग देखो, इसके पास आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है. ठीक है, दैट इज द सेल वॉल पर्पल कलर में. फिर सेल वॉल के अंदर एक जो है वो और थोड़ा डार्केस्ट जो है वो कलर है, बिल्कुल बारीक सी लाइन लगी हुई है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कैप्सूल, जो कि इसका प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है. फाइली, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्जुगेशन का जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल को इसकी मदद से बैक्टीरिया रिकम्बाइन करते हैं. फ्लैजेलम लोकोमोशन के लिए होता है. साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल. राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाए जाते हैं. द मेन डीएनए. अब इधर आप लोग देखें सेल में कहीं पर भी आप लोगों को कोई डीएनए के अराउंड बाउंड्री नजर नहीं आएगी. अब क्योंकि इस सेल में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है मगर जेनेटिक मटेरियल है इन सेंटर, तो इस वजह से ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स. क्या कहते हैं इनको हम? प्रोकैरियोट्स. अब जैसे अगर इसके अराउंड यूं एक बाउंड्री हो जाती तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस. पर देखें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है मगर कोई कवरिंग नहीं है, तो ऐसे सेल को हम क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियोट. फिर आप इन्हीं सेल में देखें, दो सेल हैं. ये रहा इनका जो है वो न्यूक्लियस एक कंप्लीट बाउंड्री की मदद से जो है वो इनक्लोज किया हुआ है. इधर भी आप लोगों को जो है वो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्लियरली कि ये भी जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है. तो ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, जो कि एनिमल और प्लांट सेल कहलाए जाते हैं. कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. अब देखो कंपैरिजन शो की हुई है, स्ट्रक्चर भी लिखे हुए कि कौन कौन से होंगे. सेल्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं. हम पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं किंगडम्स में. यूकैरियोटिक सेल एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सेल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल हैं. सेल्यूलर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस. अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती. कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. ठीक है, हमने इससे पहले वाली पिक्चर में एक मेम्ब्रेन देखी थी मगर उसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगर इधर मेम्ब्रेन होती तो हम कहते कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मगर इसके पास जो है वो ऐसी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. विदाउट मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस का प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है. मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कि इसका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, यानी कि प्रोमिनेंट या फिर ट्रूली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा इसके पास. नंबर ऑफ क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल में एक, मगर कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती.
क्या नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनती प्रोकैरियोटिक सेल में, इस वजह से इनके पास एक्चुअल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं बनता। आप कह सकते हो कि यस, वन क्रोमोसोम, मगर वो एक्चुअल ट्रू क्रोमोसोम नहीं होगा क्योंकि उनके पास हिस्टोन नहीं होती। जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में होता है मोर देन वन। दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेल्यूलर होंगे। क्या होंगे? यूनिसेल्यूलर। कभी भी ये मल्टीसेल्यूलर नहीं हो सकते। प्रोकैरियोटिक सेल की बात आएगी तो इट मीन्स के सेल हमेशा एक ही होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेल्यूलर भी होंगे और मल्टीसेल्यूलर भी होंगे। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन होती है, ना ही कोई और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जबकि यूकैरियोटिक सेल का ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम, ये एब्सेंट होती हैं क्योंकि ये भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ये भी इनमें एब्सेंट होती हैं, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट या फिर रेयर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में आ जाती हैं, यानी कि ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं, तो ये भी इनमें क्या है? एब्सेंट है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मगर प्रोकैरियोटिक में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मगर इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि राइबोसोम्स खुद एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। और ये स्मॉलर 17S जो है वो सब यूनिट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये लार्जर 80 सब यूनिट जो है वो कहलाया जाता है। वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं दोनों में ही। वेसिकल्स का काम है डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स को स्टोर करना, ट्रांसफर करना, तो ये जो है वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं वेसिकल्स। फिर गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या फिर जो है वो हम लोग देखें, ये ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि खुद मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये खुद मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की फिर ये भी बात है, यूकैरियोटिक सेल में उनमें प्रेजेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हो, जैसे कि इधर एग्जांपल में प्लांट्स लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक फैट का कंपाउंड है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये नहीं होता स्टेरॉइड, जबकि यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है। परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि इधर तो है ही नहीं, ठीक है, तो परमिएबिलिटी क्या होगी? नहीं, जाहिर सी बात है ही नहीं, तो उसका ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होगा, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। पर क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये कहलाई जाती है सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव से मतलब है कि कुछ जो है वो पार्टिकल्स को अंदर आने देगी और कुछ को नहीं। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। सेल की साइज जो है वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यहाँ पर 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर हो सकती है। फ्लैजेला
submicroscopic in size, composed of flagella, submicroscopic in size, composed of only one fiber, microscopic in size, membrane bounded. तो फ्लैजेला जो है वो इसमें माइक्रोस्कोपिक ही होंगे, इधर सब माइक्रोस्कोपिक यानी और भी छोटे, और इसके अलावा जो है वो कंपोज होते हैं एक ही फाइबर से, इधर जो है वो मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाएंगे। तो ये था लेक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। आई होप कि क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।